हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे, जहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जाती है आपको पेपर 2 कॉमर्स की, जो डेली लेके आती हूं मैं 3 बजे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स क्या कर लिया करो, डेली 3 बजे ज्वाइन कर लिया करो। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, हर एक टॉपिक को जो हम यूनिट वाइज करते हैं उनको अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप सभी ने शेड्यूल बना लिया होगा, क्योंकि अब ये टाइम है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है आप सभी का। ठीक है, तो क्या करना है आप सभी को, अभी शेड्यूल बनाना है। 50 डेज़ आपके पास, आज से 50 डेज़ बाकी है। 50 भी नहीं है, 49 आप मान के चल सकते हैं, 49-50 डेज़ हैं। ठीक है, तो इन 50 डेज़ में आपको क्या करना है, कुल मिला के अपनी स्टडी को इतना इफ़ेक्टिवली बनाना है कि जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने बैठो तो हर एक क्वेश्चन आप क्या कर सको, विद कॉन्फिडेंस अटैम्प्ट करने पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। ओके, और बाकी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी थी। हमें क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन की ओर, और बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की ओर। 50% कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हम कवर अप करते हुए चलेंगे। बाकी शेड्यूल आप सब अपना मुझसे ज़रूर शेयर करना, किस तरीके से आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो। और एक और बात बोलूँगी कि जो यूनिट जिसको लगती है कि उनकी थोड़ी स्ट्रांग है, उनको आप खुद से सेल्फ भी पढ़ सकते हो विद कॉन्सेप्ट। ओके ना, तो उनको कोशिश कीजिए जल्द से जल्द पढ़ने की। और बाकी जो हार्ड लगती है उनमें से कुछ मैं करवा रही हूँ, और कुछ हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनसे हम कवर अप करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलना है। ठीक है, तो अभी तक हो चुकी हैं हमारी 72 क्लासेस। आज है हमारी 73 नंबर क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस फाइनेंस का ही जो लास्ट चैप्टर बचा है, वर्किंग कैपिटल, उसके बारे में। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं। मैं बता दूं, अब सभी क्या कर लो, जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं डेली, उनको मैं यही बोलूँगी, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। और बाकी जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, बहुत अच्छा है। जो भी अपडेट, जो भी लिंक्स आपको मिलती हैं, उनको कंटिन्यू क्लास लगाया करो। अपडेट को आप क्या कर लिया करो, देख लिया करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी रिगार्डिंग UGC नेट, और साथ में क्या होता रहेगा, आपका सिलेबस कवर अप होता रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे विद क्लास, है ना। फिर हम जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू जो भी तैयारी कर रहे हैं नेट की। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को एंड ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप को। और अगर कोई क्वेरी डाउट होती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हो। साक्षी गोस्वामी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आपको कोई डाउट हो तो यू कैन टेक्स्ट मी देयर। ठीक है, ऑब्वियसली आई विल सॉल्व योर क्वेरी डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अब आगे अगर बात करें तो जो भी पूरा स्टूडेंट्स हैं जो डेली क्लास लेते हैं, उनको पता ही है कि पेपर फर्स्ट की भी 4 क्लासेस होती हैं यहाँ पे, जीके की, एक कॉन्सेप्ट की, एक MCQs की, एक DI और मैथ्स की। तो वो सभी लगा लिया करो। ठीक है, मैं डेली रिमाइंडर इसलिए दिला देती हूँ कि अगर आपका कहीं डिसकंटिन्यूटी हो भी जाती है तो आपको ये रहता है कि हाँ भाई, कि रिमाइंड हो जाता है आपको कि हाँ वी हैव टू डू, हमें ये करना है, पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करनी है, पेपर 2 की करनी है। देखो, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, सब कुछ छोड़ दो आप। ठीक है, सब कुछ छोड़ दो। 50 डेज़ है जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है, कहीं घूमना फिरना है, कुछ शादी है, कुछ है, सब कुछ एक बार के लिए क्या कर दो, होल्ड कर दो। सिर्फ फोकस करो किस पे, इन 50 डेज़ पे, और अपना जो ड्रीम है उसके ऊपर। ओके ना, आपको मिनिमम कितना स्टडी करना पड़ेगा, 12 आवर्स आप स्टडी करो, जिसमें से आप 4 आवर्स पेपर फर्स्ट को दे दो और 8 आवर्स पेपर 2 को दे दो। इस तरीके से आप स्टडी करोगे तो 50 डेज़ में भी आपका क्या हो सकता है, सिलेबस पूरा कवर अप हो सकता है विद प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करता होता है। कुछ स्टूडेंट्स का माइंड शार्प होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, कि चलो टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंगली वो फिर लेते हुए चलते हैं। तो हम सभी को भी क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। ओके ना, तो इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाओ। 4 घंटे पेपर फर्स्ट को दो, 8 घंटे पेपर 2 को दो। ठीक है, बाकी मैं भी आप लोगों के साथ जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा शेयर कर दूँगी वीकेंड पे। ओके ना, तो उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके,
और बाकी अगर आपका कोई कलीग है, मतलब आपका कोई फ्रेंड है जो प्रिपरेशन करना चाहता है पेपर 2 हिस्ट्री से, हिंदी से, तो उनके लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उनको भी सजेशन दे सकते हो। बाकी कॉमर्स, वी ऑल आर कॉमर्शियन, हमें तो कॉमर्स की प्रिपरेशन करना ही है, राइट। चलिए, एक और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जो डेली आपको मिलती है ना। वेबसाइट के ऊपर क्विज होती है, डेली 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और डेली नई नई टर्म 5 टर्म आपको एक दिन में पता चलती हैं। तो जो लास्ट क्विज हुई है उसमें कौन रैंक लेके आया है ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट होना है कि हम भी ऐसे ही क्विज को अटेम्प्ट करें और रैंक लेके आए। मैं बता दूं, जो लास्ट क्विज में जो सीक्वेंस था ना रैंकर्स का, वही सेम इसी क्विज में है। यानी कि जी हाँ, लास्ट क्विज में ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इसी में सीक्वेंस में क्या किया था, रैंक लेके आए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इस क्विज में भी सेम ही है। ओके, फर्स्ट रैंक है रूहानी जी का, सेकंड है सोनी राजक जी का, एंड थर्ड है सचिन कुमार जी का। तो आप तीनों को ही बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही अटेम्प्ट करते रहिए, स्टडी करते रहिए विद कॉन्फिडेंस, सभी को अपना ड्रीम अचीव ज़रूर होगा। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे आज के जो लेक्चर है उसके मेन टॉपिक पे। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, व्यवसायिक वित्त, राइट, जिसमें हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिए हैं 3 पिलर्स होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, जिसमें से हमने पूरा का पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ लिया है, जिसमें सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होती है ना। उसके बाद में जो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है वो पूरा का पूरा हमने देख लिया। अब बचा कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम 2 तरीके से डिसीजंस लेते हैं किसी भी फर्म में प्रोजेक्ट पे जो इन्वेस्ट करना होता है, एक तो नॉन करंट असेट्स यानी फिक्स्ड असेट पे, और एक करंट असेट पे, ठीक है। तो नॉन करंट असेट या फिक्स्ड असेट पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए जो डिसीजन लिया जाता है तो वो किसके अंदर लेते हैं हम, कैपिटल बजटिंग के अंदर, ठीक है। वही अगर क्या करना होता है, करंट असेट पे हमें डिसीजन लेना होता है, तो उसके लिए जो हम पढ़ते हैं वो होता है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। तो यही हमारे चैप्टर का नाम है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बोलो क्या, वर्किंग कैपिटल। क्लियर है। तो अभी हमारा चल रहा है चैप्टर वर्किंग कैपिटल, जो कि बिजनेस फाइनेंस का लास्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम प्रबंध करते हैं किसका, कार्यशील पूंजी का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। उसी की पूरी चर्चा हमने लास्ट 2 क्लास में की है। बेसिक समझा है वर्किंग कैपिटल का, जिसमें एज अ थ्योरी हमने देखा है कि क्या होती है वर्किंग कैपिटल, फिर उसके टाइप्स, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं हमने, है ना। ध्यान में रखना वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। फिर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि नीड क्यों होती है वर्किंग कैपिटल की। तो उस बेसिस पे हमारी 3 जो अप्रोचेस है, 3 टर्म्स निकल के आई थी। कौन कौन सी, कैश को मैनेज करने के लिए, रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए किसकी नीड होती है, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की नीड होती है। जिसमें से लास्ट क्लास में हमने जो हमारा कैश मैनेजमेंट है किस तरीके से किया जाना चाहिए वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास आज सीधा ले रहे हैं, नई क्लास मैं बोलूँगी, पहले की जो 2 क्लास है वो आप लगाइए, फिर ये लगाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए, अब कैश मैनेजमेंट की बात हमने कर ली है मोटे तौर पे, तो कोई बताएगा मुझे कि क्या होता है कैश मैनेजमेंट और क्यों किया जाता है। मोटिव क्या थे, हमने पढ़े थे 3 मोटिव, ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव, है ना। ये तीनों के तीनों हमने पढ़े थे, ठीक है। और फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले कंपनसेशन मोटिव भी पढ़ा था, है ना। 4 मोटिव पढ़े थे हमने कैश मैनेजमेंट के कि क्यों किया जाता है। और फिर हमने पढ़ा था, बोलो क्या, कि किस तरीके से कैश को कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो जो इनफ्लोज होते हैं ना वो तो जल्दी से जल्दी रिकवरी कराना चाहिए, और जो आउटफ्लोज होते हैं उनमें थोड़ा डिले करना चाहिए, पर इतना डिले कि आपकी गुडविल पे इफेक्ट ना पड़े। ये हमने डिस्कस कर लिया। इट्स ऑल अबाउट कैश मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट मैंने बोला था हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। कैश मैनेजमेंट के बाद आज की क्लास में हम बात करते हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की, ठीक है, प्राप्य प्रबंधन की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी ज्वाइन कर लेंगे क्लास को, बिकॉज ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप अगर इनको
पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप इनके क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व करने पाओगे। ठीक है, सो ये सभी आप ही के लिए है, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जल्दी से थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं या फिर डिले कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं और बात करते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट की। सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पर फिर भी मैं वापस से रिपीट कर दूंगी कि रिसीवेबल्स होते क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल वे में प्रैक्टिकली बताऊं तो मैंने आपको बताया था रिसीवेबल्स में आपकी दो टर्म्स आएगी। कौन कौन सी? एक तो डेटर्स और एक क्रेडिटर्स। अब यू नो वेरी वेल कि क्रेडिटर्स और डेटर्स कौन कौन होते हैं। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। जब हम क्रेडिट पे क्या लेंगे? रॉ मटेरियल को लेंगे, खरीदेंगे, तो जो सप्लायर्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स हो जाएंगे। वहीं हम क्या कर रहे हैं? हमने प्रोडक्शन कर लिया, हम हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जब हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो जो जिन्हें हम सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को, वो हमारे क्या हो जाएंगे? डेटर्स हो जाएंगे, देनदार हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब का ये क्या है? रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। इन सब का क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है कि भाई तुम कस्टमर्स से, डेटर्स से पैसे लोगे, फिर जितना उधार बाकी है क्रेडिटर्स को वापस पैसे दोगे और बाकी जो प्रॉफिट आएगा उसको मैनेज करोगे, उसके लिए कैश बचा के रखोगे अलग अलग मोटिव्स के लिए। ये सारे मैनेजमेंट एक फर्म के अंदर एज अ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब कार्यशील पूंजी प्रबंधन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो इन सब का हमें क्या करना पड़ता है? प्रबंध करना पड़ता है। तो उसे ही हम बोलेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट, प्राप्य प्रबंधन। क्लियर है सभी को? अब देखिए, अ फर्म नीड्स टू कंटिन्यूली मॉनिटर एंड कंट्रोल इट्स रिसीवेबल टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ कलेक्शन एफर्ट्स। अब रिसीवेबल क्या होते हैं ये हमें पता चल गया है। इस बेसिस पे ये बोल रहा है कि एक फर्म को ये निश्चित करना होता है, सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जो रिसीवेबल्स की राशि है उसकी लगातार निगरानी और नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो कलेक्शन एफर्ट्स, यानी आपने कस्टमर को क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट अपना सेल कर दिया। अब आपको जो रिसीव्स होनी है, आपको जो आप क्या हो उनके वो क्या है? आपके डेटर्स हैं, आपको उनसे पैसा मिलेगा, वो देनदार हैं आपके। तो आपको कलेक्शन करने के लिए जो अलग अलग मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा डेटर्स के ऊपर, है ना। ऐसे नहीं कि प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्ट को सेल कर दिया, पर पैसा आपके पास आया ही नहीं है। इससे तो हो सकता है बैड डेट्स भी आ जाए, है ना। तो फिर क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होने नहीं पाएगा। तो अच्छी तरीके से आपको क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करके रखना पड़ता है जब आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो उस सिचुएशन में। ठीक है, तो उन सभी के लिए क्या किया जाता है? रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, समझ गए ना? रिसीवेबल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि जो पैसा बोल सकते हैं या फिर जो प्रोडक्ट हमने उधार पे बेचा है उसका पैसा हमारे पास आना है, उसको हमें क्या करना है? कंट्रोल करके रखना है। भाई तुमने बोला था 1 महीना हो गया, अब उधार ख़त्म, अब मुझे पैसे वापस दो। ठीक है, उसके लिए कंट्रोल करना। उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए क्या है? 2 ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से रिसीवेबल्स को मैनेज किया जाता है। क्योंकि भाई हमने भी तो उधार लिया है, आगे हमें भी तो देना है ना। तो इसलिए ज़रूरी होता है कंट्रोल रखना किस पे? जो भी रिसीवेबल्स होने वाली है उन पे। ठीक है, रिकवरी जल्दी से जल्दी करवाने के लिए। तो इसके लिए 2 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स आर। तो प्राप्य का प्रबंधन करने के लिए 2 आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्या किया जा सकता है? मैनेज किया जा सकता है रिसीवेबल्स को। पहला है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत वसूली विधि। नाम सुना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं कि ये यूज़ क्यों किया जाता था, इसका मीनिंग क्या है। इसलिए थ्योरेटिकली इसे प्रैक्टिकली समझना होता है ना। प्रैक्टिकली आपने पढ़ा होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड ज़रूर निकाला होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये निकाला क्यों जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आज आपको क्या हो गया है, मैंने डिस्कस किया, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि किस काम आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, जब क्या होता है
कि कोई जो सप्लायर बोल रही हूँ, कस्टमर्स को हमने उधार में माल दिया है, उससे हमें पैसों की रिकवरी करानी है, ठीक है, कंट्रोल रखना है अपने रिसीवेबल्स के लिए। उसके लिए हम जो मेथड का यूज़ करते हैं उसमें पहला मेथड है एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत वसूली विधि। इसके अंदर क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर दूसरी क्या है आपकी एजिंग शेड्यूल, ठीक है, एजिंग शेड्यूल। इन दोनों मेथड्स को हम डिटेल में समझते हैं, जिससे अगर क्वेश्चन पुटअप हो एग्जाम में तो आप इजीली अटेम्प्ट करने पाओ। क्लियर है? आइए अगर बात करें मेथड की तो हम देखते हैं दोनों ही मेथड्स को, कौन कौन सा, एवरेज कलेक्शन पीरियड मेथड और एजिंग शेड्यूल। चलिए तो देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिखा है, जिससे आप क्या करोगे, इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगी दोनों के दोनों मेथड बोल क्या रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करें तो मैं बताती हूँ प्रैक्टिकली कि इसमें होता क्या है। ओके, समझिएगा ध्यान से। देखिए आपने कोई भी प्रोडक्ट है वो बनाया, ठीक है। अब कस्टमर्स बोल रहे हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जो कस्टमर्स हैं, होलसेलर्स हो गए, ठीक है, जिनको आप सामान क्या करते हो, सेल करते हो। होलसेलर्स बोल रहे हैं कि भाई अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बोल रहे हैं कि आप हमें सामान दे दो, उधार पे दे दो, लेकिन ठीक है हम क्या करेंगे, बेच के जो भी पैसा आएगा वो हम आपको फिर वापस दे देंगे और अपना प्रॉफिट रख लेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो क्या बोलेगी कि ठीक है मैं उधार पे दे दूंगा, लेकिन ये टाइम पीरियड मैं क्या करता हूँ, निश्चित करता हूँ, डिसाइड करता हूँ 25 डेज या 30 डेज, ठीक है। इस टाइम पीरियड के बाद अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं आज के बाद तुम्हें सामान नहीं दूंगा, या मतलब जो भी उनके बीच डील होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड क्या हो गया, निश्चित हो गया कि 30 डेज, कि 30 डेज के बाद क्या होगा कि जो आपने सामान बेचा है उसका पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आगे फिर आपके जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी लेनदार है उनको आप अपना पैसा दे दोगे, ठीक है, ये प्रोसेस चलेगी। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता है कि डिले हो रहा है, जो होलसेलर है वो बोल रहा है कि भाई दूंगा मेरा सामान तो बिकने दो, मैं दे दूंगा, ठीक है, ऐसा चल रहा है, मान लो 30 से 40 डेज हो गए, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो कि इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही कस्टमर होगा, एक ही होलसेलर होगा, भाई बहुत सारे होलसेलर होंगे। कोई आपका दिल्ली से होगा, कोई आपका अहमदाबाद से होगा, कोई आपका बोल सकते गुजरात, मतलब कहीं से भी होगा, अलग अलग, गुजरात से, दिल्ली से, MP से या राजस्थान से, अलग अलग क्या होंगे, बोलो, होलसेलर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, ठीक है। अब सभी बोल रहे हैं हमें उधार पे दे दो, आपने बोला ठीक है मैंने उधार पे दिया, लेकिन मेरा एक फिक्स टाइम पीरियड है 30 दिन का, इसके बाद आप सभी को मुझे क्या देना है, पैसा देना है। अब ज़रूरी नहीं ना सारे के सारे एक ही दिन आके लेके जाएंगे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक ने 25 को लिया, एक ने 30 को लिया, मतलब अलग अलग डेट पे वो ले सकते हैं। तो पहले तो इन सबको मैनेज करना पड़ेगा कि किसने कब क्या लिया है, आपसे उधार पे माल लिया है, ठीक है। उसके बाद लिया है और टाइम पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कितना टाइम पीरियड दिया है, 30 डेज का टाइम पीरियड आपने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, हर एक का जो आपने क्या किया है, उधार पे माल दिया है, उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लोगे कि सभी को मैं धमकाऊंगा। अगर सभी ने क्या किया, 30 दिन जो डिसाइड हुए हैं, उसके बाद अगर सभी ने क्या किया, मुझे अपने पैसों की रिकवरी नहीं की, तो मैं जाके सभी को बोलूँगा कि भाई दो, आगे से मैं नहीं दूंगा वरना, है ना। तो उसके लिए जो पूरी क्या किया जाता है, टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड निकाला जाता है, किसका, कि आपको जो पैसा कलेक्ट करना है उसका, उसी मेथड को हम बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। यानी सभी जितने भी कस्टमर्स हैं उनका आपने एक एवरेज पीरियड डिसाइड कर लिया कि इस पीरियड के बाद मैं क्या करूँगा, सभी को जाके बोलूँगा कि भाई मुझे मेरा पैसा दो, जाके सभी से पैसा कलेक्ट करूँगा। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। इसमें ये बात ध्यान में रखना है कि सभी को साथ में लेकर चलते हैं, यानी ज़रूरी नहीं एक होलसेलर का भी लेके जा रहा है, एक का भी लेके जा रहा है, पर आप सभी को साथ में लेके चलोगे और उन सभी का आप एक एवरेज पीरियड निकाल लोगे फिक्स, ठीक है। चाहे एक 25 को ले जा रहा है, एक 30 को ले जा रहा है, लेकिन आप सभी का एक एवरेज पीरियड निकाल लोगे। उसके बाद आप जाके सभी को धमकाओगे कि भाई तूने तो बोला था कि इसके बाद दूंगा, अब मुझे दो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन भी है कि ज़रूरी नहीं ना कि मतलब हर एक होलसेलर, हर एक कस्टमर है वो सेम टाइम पीरियड में लेके जाए, अलग अलग हो सकता है। तो एक तो बोलेगा भाई 15 ही दिन हुए, मैंने बोला था 30 दिन बाद दूंगा,
तो ये इसकी लिमिटेशन है कि इसमें सभी को साथ में लेके चला जाता है और एवरेज पीरियड डिसाइड किया जाता है जिसके बेसिस पे कलेक्शन करने की प्रोसेस की जाती है, किसकी, रिसीवेबल्स की। क्लियर है, आ गया समझ में? ये होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, एजिंग शेड्यूल। अब ये क्या आया, जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है उसका एक्सटेंड मेथड आप बोल सकते हो, ये आया। ठीक है, एक इलाज के रूप में। ये क्या बोलता है कि यहाँ जो डेटर्स है ना, एक एक डेटर्स का शेड्यूल बनाते हैं कि इस पर्टिकुलर अहमदाबाद वाले होलसेलर ने मुझसे आज पैसा लिया है और इतने दिनों बाद ये पैसा देगा, उसका पूरा बना लिया। फिर राजस्थान वाले का अलग बना लिया, उसके बाद बोल सकते हैं एमपी वाले का अलग बना लिया, है ना। इस तरीके से अलग अलग होलसेलर्स के जो भी डेटर्स हो गए उनके क्या करते हैं, अलग अलग पूरा शेड्यूल बना लिया जाता है। और फिर अगर वो जो डेटर्स हैं वो अगर क्या करने में, रिकवरी देने में, पैसा देने में फिर हिचकिचाते हैं या फिर थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो उसके बाद जाके अलग अलग डेटर को धमकाया जाता है। ऐसे नहीं कि हर एक डेटर को जाके धमकाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डेटर की क्या बना ली जाएगी, शेड्यूल बना लिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये दो क्या है, मेन आपके वो है मेथड्स है किसके, रिसीवेबल्स को के कलेक्शन को करने के लिए। ठीक है, उसके लिए ताकि आपके बैड डेट्स ना हो, आपके पास पैसा आए, ताकि अगले को भी आप पैसा दे जो क्रेडिटर्स हैं उनको, और फिर अपना प्रॉफिट आप कमाएं। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस के लिए दो देख लिए। एक और होता है आपका जिसको आप नोट डाउन कर लो, वो कभी कभी अगर पूछ सकते हैं तो लाइन ऑफ क्रेडिट। क्या बोला मैंने, लाइन्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मतलब जो फर्म है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, एक लिमिट डिसाइड कर लेती है कि आप मुझसे इतना क्या ले लो, स्टॉक ले लो, मेरा जो प्रोडक्ट है बना है इतना ले लो, इस लिमिट तक मैं आपको क्या कर सकता हूँ, उधार दे सकता हूँ। इसके बाद की जो लिमिट है, इसके बाद का पैसा तो आपको मुझे अभी देना पड़ेगा, जिससे क्या हो, आपकी बैड डेट्स ना होने की क्या हो थोड़ी सी, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है कि हाथों हाथ कैश भी मिलेगा। एक लिमिट तक आप डिसाइड करोगे उतना, अगर किसी कस्टमर ने खरीदना है तो वो खरीद ले उधार, और इसके बाद आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको कैश में ही खरीदना पड़ेगा, नगद में ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि कलेक्शन करने में भी थोड़ी सुविधा रहेगी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको। ठीक है, क्या बोला मैंने, लाइन्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो तीन हो गए वैसे तो, एक तो कौन सा, एवरेज कलेक्शन पीरियड, दूसरा एजिंग शेड्यूल, और तीसरा कौन सा बोलो, लाइन्स ऑफ क्रेडिट। तो इस तरीके से रिसीवेबल को मैनेज किया जा सकता है इन दो तीन मेथड्स के माध्यम से। क्लियर है, पूरा का पूरा रिसीवेबल मैनेजमेंट मैंने समझा दिया है कि क्या होता है, प्राप्य प्रबंधन क्यों ज़रूरी है करना। ठीक है, उसके बाद किस किस मेथड से किस तरीके से किया जा सकता है मैंने डिटेल में समझा दिया है आपको अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट कौन सा बचा हमारा, बोलो, बचा हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत मस्त है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। मैंने बताया था इन्वेंट्री को मैनेज करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीड टू होल्ड इन्वेंट्री, सबसे पहले तो इन्वेंट्री क्या होती है और उसे क्यों मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ इस बारे में। देखिए, आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं ना आप कौन सी टेक्निक अपनाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, जो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब रॉ मटेरियल एक तो आप क्या कर रहे हो, बल्क में ला के रख रहे हो, जिससे आपको सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है, उसको अपने वेयर हाउस में रख रहे हो। जैसे जैसे आपकी डिमांड आ रही है आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एक होता है कि आपके पास डिमांड आई, आपके पास इतना पैसा है नहीं कि आप पहले से स्टॉक करके रख सको, तो आप क्या करोगे, हाथों हाथ मंगवाओगे उसको। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, बेचोगे। ठीक है, तो अगर आप वेयर हाउस में रख रहे हो स्टॉक को, इन्वेंट्री को, ठीक है, तो या मान लो कि आपने प्रोडक्शन की थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो जो प्रोडक्शन हुआ है उसको आप रख रहे हो वेयर हाउस में, तो इन सबको भी अब पूरी प्रोसेस को मैनेज करना पड़ता है या नहीं, बोलो। एक तो सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बंदा रखना पड़ेगा आपको कि भाई तुम ध्यान रखोगे, इतना रॉ मटेरियल आया है, इतना प्रोडक्शन हुआ है, इसको वेयर हाउस में इस तरीके से संभाल के रखना है। और जैसे ही डिमांड आती है, हमें डिमांड आती है, ऑर्डर आता है, तो तुम्हें क्या करना है, ऑर्डर को इस तरीके से फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। पूरी प्रोसेस होती है ना, तो उसके लिए एक तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा इन्वेंट्री का, उसके बाद उसके रख रखाव के लिए अलग से लेबर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी जो कॉस्ट आएंगी ना, उसी का हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सूची प्रबंधन हम इसे बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें भी वही नीड टू होल्ड
इन्वेंट्रीज माल रखने की ज़रूरत क्यों होती है। मतलब कि ऐसा कर सकते हैं हम कि डायरेक्ट मंगा ले, लेकिन नहीं, हमें रॉ मटेरियल को स्टॉक करके रखना ज़रूरी होता है। या फिर बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन कर रखा है उसको स्टॉक करके रखना ज़रूरी होता है। अब क्यों होता है, उसके लिए 3 यहाँ पे मोटिव्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव। देखिए, प्रोडक्शन स्मूथली होता रहे उसके लिए ज़रूरी है क्या, इन्वेंट्री को स्टॉक कर, मतलब इन्वेंट्री को क्या करके रखना, मतलब इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखना, यानी स्टॉक में पहले से रखना। क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक तो आप प्रोडक्शन चल रहा है आपका, कंटिन्यू लेबर आए हुए हैं, सब ड्यूटी पे लगे हैं, काम कर रहे हैं। वहीं अगर मान दो आपने स्टॉक करके नहीं रखा है, पता चला रॉ मटेरियल तो ख़त्म ही हो गया, अब वो दिन वेस्ट होगा या नहीं होगा, बोलो मुझे। रॉ मटेरियल मंगवाओगे, फिर से काम शुरू करवाओगे, बीच में क्या आएगा, बीच में होल्ड हो जाएगा काम, है ना। वही अगर आपके पास स्टॉक में रखा है रॉ मटेरियल, तो आपका जो प्रोडक्शन है ना वो क्या होगा, स्मूथली चलता रहेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल जितना लग रहा है लगने दो, ऐसा नहीं होगा ना कि आपने स्टॉक नहीं किया तो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन स्मूथली रन करे, इसलिए क्या ज़रूरी है, इन्वेंट्री को स्टॉक करना, यानी इन्वेंट्री को स्टॉक करना ज़रूरी है। यानी कि बोल सकते हैं कि, बोलो क्या बोल सकते हैं कि, इसलिए होल्ड करना इन्वेंट्री को, माल रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वही प्रिकॉशनरी मोटिव। अब मान लो अचानक से इमरजेंसी आ गई कोई, अब आपके पास डिमांड आ गई, अचानक से कोई एक बड़ी वो आई है, बड़ा होलसेलर आया है, बोल रहा है कि भाई अब बहुत डिमांड हो रही है मार्केट में तुम्हारे इस प्रोडक्ट की, तुम मुझे एक काम करो, बल्क में इतना बना के दे दो। ठीक है, अब उस टाइम पे आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, आप पहले सप्लायर के पास जाओगे, बोलो भाई मेरी तो डिमांड बढ़ रही है, तो मुझे जल्दी से रॉ मटेरियल दो। वो बोलेगा भाई ठहरो, क्या जल्दी है, इतनी आराम से दूंगा मैं तो उस समय इमरजेंसी ना हो, इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या करना, स्टॉक करके रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिमांड बढ़ी है ना मार्केट में अचानक से, अब जैसे मान लो कोरोना आया तो अचानक से जो सैनिटाइजर्स हैं, अचानक से जो मास्क हैं, उनकी डिमांड कितनी बढ़ गई थी। ठीक है, उस सिचुएशन में सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी के पास अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होता, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो उन्होंने स्टॉक करके नहीं रखे होते, तो बताओ अचानक से कोई भी कंपनी नहीं बना पाएगी ना इतने सारे सैनिटाइज़र। ठीक है, क्योंकि उसे सप्लायर को पहले बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे अपना ये केमिकल्स है ये सारे दो मुझे जल्दी से, मेरी डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। ठीक है, और वही अगर आपने पहले से केमिकल्स वगैरह सब स्टॉक करके रखे हैं, तो जैसे ही डिमांड बढ़ी तुरंत प्रोडक्शन हुआ और तुरंत सप्लाई हो गई। ठीक है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन ना हो, तो इसलिए भी होल्ड करना इन्वेंट्री को क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। फिर नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव मोटिव। वही कि मान लो आपको अगर जो बोल सकते हैं कि होलसेलर है, कोई आपका कस्टमर है, वो बोल रहा है कि बहुत डिमांड है भाई, तुम एक काम करो, अगर तुम मुझे आज ही इतना दे देते हो ना, क्योंकि मार्केट में एंड यूज़र्स की डिमांड आ रही है, अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है आज ही, अगर तुम मुझे इतना दे देते हो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। ठीक है, अब वो बोलेगा भाई मेरे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं रखा हुआ स्टॉक में, मैं कैसे बना पाऊँगा इतना जल्दी। और वही अगर उसने स्टॉक में रखा होगा ऑलरेडी इन्वेंट्री को होल्ड करके, वो बोलेगा हाँ क्यों नहीं, लो अभी। ठीक है, उसने हाथों हाथ प्रोडक्शन किया, हाथों हाथ दिया और एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी उसे मिलने वाली थी वो लूज़ नहीं होगी फिर। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए भी क्या ज़रूरी है कि वो अगर प्रॉफिट कमाना चाहती है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसको पहले से क्या करके रख लेना चाहिए, स्टॉक को मेंटेन करके रख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मोटिव्स है जिनके लिए आपको इन्वेंट्री को होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो बात चल रही है लास्ट टर्म इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। हमने देख लिया कि क्यों आवश्यकता होती है होल्ड करने की इन्वेंट्री को। अब जब इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हैं तो उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, वेयर हाउस चार्जेस हो गए, ठीक है, अदर जो भी है, ठीक है, अलग अलग, तो उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कॉस्ट्स आएगी जब हम इन्वेंट्री को होल्ड करके रखेंगे। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तीन जो टेक्निक्स हैं वो कुल मिला के हमें पढ़ना है, उसके बाद हम अच्छे से इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी समझने पाएंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट 3 टेक्निक्स है ये आपका पार्ट है, किसका, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें पूरा का पूरा जो वर्किंग कैपिटल चैप्टर है आपका सम अप हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आई होप आज के लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया है वो आप सभी को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया है।
ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना है हमें, जो लास्ट क्विज हुई है कौन सी, बोलो, क्विज नंबर हुई है 12, जिसमें हमें क्या करना है, जो आप सभी ने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपकी 5 टर्म्स इन क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्विज नंबर जो है 12 यानी 13, ठीक है, 13 नंबर क्विज है, ध्यान में रखना, ठीक है। 13 नंबर क्विज आप लोगों ने अटैम्प्ट की है, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको अभी कराने वाली हूँ, ओके। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है आपका, वन कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस, यानी सेवा की लेंथ के आधार पर मूल्यांकन की गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। फिर रीज़न दिया है इसके लिए कि initial appraisal and promotional appraisal are done separately and differently since the length of service is different, यानी कि जो प्रारंभिक मूल्यांकन है और प्रचार मूल्यांकन अलग अलग और अलग अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि जो सेवा की लेंथ है वो अलग होती है। तो इसमें जो असर्शन और रीज़न जो दोनों ही है ना वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। इन दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं ये दोनों करेक्ट नहीं है, असर्शन और रीज़न। तो ध्यान में रखना कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी सही, कि ए एंड आर बोथ आर नॉट करेक्ट। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एट द इनिशियल स्टेज द इंडियन IT कंपनीज रिलाइंग मोर फॉर गेटिंग गुड IT प्रोफेशनल्स, निम्नलिखित में से किस पर प्रारंभिक चरण में भारतीय IT कंपनियां अच्छे IT पेशेवर को प्राप्त करने के लिए अधिक निर्भर करती है, ठीक है। तो मतलब कि रिक्रूटमेंट जब करना होता है ना IT कंपनीज हैं उनको, तो वो कौन सा जो है ऑप्शन है उसको यूज़ करती है। तो सबसे ज़्यादा क्या करती हैं वो, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू क्या करती हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूट करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जितने भी जो IT कंपनीज है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कैंपस प्लेसमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं अच्छी अच्छी जो IT कंपनीज हैं उनके द्वारा, वो प्लेसमेंट के थ्रू क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बोला है कि लेबर ऑलवेज गेट अ मेजर शेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन्स, की जो लेबर है ना उनको हमेशा उत्पादक लाभ का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, ठीक है। और जो रीज़न है वो क्या है, कि रीज़न स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकंड बोलता है कि पार्शियल स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय वर्कर्स अमाउंट्स टू स्ट्राइक, मतलब श्रमिकों द्वारा काम को आंशिक रूप से रोकना हड़ताल के बराबर है। तो देखिए, जो स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, यानी जो श्रमिकों द्वारा काम को आंशिक रूप से रोकना है वो हड़ताल के बराबर समझा जाता है, लेकिन लेबर्स को हमेशा बड़ा हिस्सा मिलता है प्रोडक्टिविटी का, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कि स्टेटमेंट सेकंड इज़ ट्रू बट फर्स्ट इज़ फॉल्स। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, बोल रहा है कि इम्पीरियल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 27, 1921 ऑन द एडवाइस ऑफ, यानी इम्पीरियल बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 को किसकी सलाह पर हुई थी। तो ये आप क्रैम कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, JM कीन्स की सलाह पर हुई थी, ठीक है। तो JM कीन्स की सलाह पर इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, और कब हुई थी वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया है। तो दो जो है टर्म्स आपको पता चल गई कि एक तो किसकी सलाह पे हुई थी और कब हुई थी, तो ध्यान में रखना दोनों को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, बोलता है कि इन इंडिया द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को संचालन का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको लाइसेंस देती है कौन, बोलो, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। RBI लाइसेंस प्रोवाइड करती है सारे कमर्शियल बैंक्स को, ओके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ओके, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे जिनका सोल्यूशन हमने देख लिया है। अब ये इनकी जो 5 क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स आई है वो आपको सारी की सारी क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए, तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेक्चर को ज़रूर अटेंडेंस लगा देना, अपीयरेंस एज अ लाइक बटन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा सब क्लासेस लो। देखिए अभी ना सीक्वेंस वाइज एक एक यूनिट की मैं क्लासेस लेके आ रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ यूनिट्स की सेपरेट वीडियोस में ले आऊँगी जिसमें जो मेन टॉपिक्स है ना उनको मैं एक साथ कवर अप करा दूँगी। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपकी तैयारी चलती रहेगी, बस आपको अपना 100% देना है। ओके, चलिए, तो क्लासेस लेते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ अभी एग्ज़ाम तक बहुत आपके लिए बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांगफुली कर पाओगे। ओके, बाकी जो भी अप्रोच करना चाह रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, उनको मैं बता दूँ वेबसाइट पर आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो जाके डाउनलोड कर लेना। और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लो, ठीक है, ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। हर जगह से आपको क्या लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करते हुए चलना है, और बाकी अपना सेल्फ तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेरी डाउट हो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग।